जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 162 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते भी चलिए। जिस क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे या पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो मैं इसीलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ। अरे भाई, जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। एग्जाम तक सब्सक्राइब किए रहिए, ठीक ना, अपने लाभ के लिए किए रहिए, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। चलिए, अब आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, चलिए देखते हैं भाई, आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या दोस्तों? जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग का समय जाया न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं भाई, और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत तेजी में हम लोग चलेंगे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए, सुनते चलिए, देखते चलिए। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत होता है, घबराना नहीं है, पहले क्लास को शुरू किया जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है भाई? क्या 6 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, 10 सप्ताह में या 12 सप्ताह में? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें कि प्लेसेंटा किस सप्ताह में पूरी तरह से बनता है। जिस क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, तुरंत बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। हमको हमारे बताने से पहले सभी बहनें बता देंगी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर ए होगा। बताइए, प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है भाई? तो प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? तो 12 सप्ताह में बनता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया ना आईईडी डीए का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा सीरम परीक्षण कौन सा है? सबसे अच्छा सीरम परीक्षण पूछ रहा है। क्या हेपसीडीन स्तर, फेरिटिन स्तर, आयरन स्तर, कुल आयरन बॉन्डिंग क्षमता? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा सीरम परीक्षण कौन सा है? तो सबसे अच्छा सीरम परीक्षण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फेरिटिन स्तर है। क्या है? फेरिटिन स्तर है, ठीक ना। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा सीरम परीक्षण जो है तो फेरिटिन स्तर है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहन, अब ये लोग शोर शराबा करेंगे, तो अगर शोर होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। शोर करेंगे ये लोग पक्का, अभी शोर करना शुरू करेंगे, अभी बच्चों को बुला करके शोर करेंगे सभी लोग ना। तो अगर शोर होगा बहन, तो मैं आप लोगों से पहले शुरू ही क्लास में कह दे रहा हूं कि आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। निम्न में से कौन सी दवाई समय पूर्व प्रसव और डिलीवरी को करने के लिए देते हैं? कौन सी देते हैं? कैक्सीटोसिन, आईयूरेटिक्स, टोकोलाइटिक एजेंट। ऑप्शन डी दिया है प्रोस्टाग्लैंडिन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी दवाई समय पूर्व, निम्न में से कौन सी दवाई समय पूर्व प्रसव और डिलीवरी को करने के लिए देते हैं? तो कौन सी दवाई भाई समय पूर्व और प्रसव डिलीवरी को करने के लिए देते हैं? तो कौन सी देते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टोकोलाइटिक एजेंट देते हैं। कौन सी देते हैं? टोकोलाइटिक एजेंट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी होगा। सभी बहने भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलें, सुनते चलें, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलें, उड़ाते चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इनमें से कौन सा शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है? इनमें से कौन सा शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है? तो शरीर की वृद्धि और निर्माण कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? क्या शर्करा है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, या प्रोटीन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो सभी बहने कमेंट करें, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक है? तो शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 को, यदि गर्भावस्था के दौरान मां का मधुमेह है तो भ्रूण के विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यदि गर्भावस्था के दौरान मां का मधुमेह है, मां को मधुमेह है तो भ्रूण के विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है भाई? क्या प्रभाव पड़ सकता है? जन्मजात विसंगतियां, मृत्यु, शिशु, जटिल प्रसव, या उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करते हैं भाई, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। यदि गर्भावस्था के दौरान मां को मधुमेह, किसी मां को गर्भावस्था के दौरान उसको मधुमेह या शुगर है तो भ्रूण के विकास पर, यानी जो बच्चा भ्रूण में गर्भावस्था में पल रहा है, गर्भ में पल रहा है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं। बताइए, जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मृत्यु, शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। जटिल प्रसव में दिक्कतें हो सकती हैं। जटिल प्रसव भी हो सकता है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्यों छोड़े? यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए? बताइए, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए भाई? अगर आपको एनम है तो एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में आप लोगों को करना होगा सर्वे। तो क्या करेंगे? क्या शारीरिक माप लेंगी, बुद्धि लब्धि लेंगी, आर्थिक सर्वेक्षण लेंगी, या सामाजिक स्थिति को मापेंगी? बताइए क्या करेंगे आप भाई? सामाजिक स्थिति को मापें। आप लोग क्या करेंगी? आप ही लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से पढ़ा जाए। एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई? शारीरिक माप लेना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक एक क्वेश्चन को काउंट करते चलिए। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, किसी भी बहन का घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक ना? परेशान नहीं होना है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। प्रसव उत्तर रक्तस्राव को कैसे प्रभावित किया जाता है? प्रसव उत्तर रक्तस्राव को कैसे प्रभावित किया जाता है भाई? तो कैसे प्रभावित किया जाता है? क्या प्रसव से 1-2 घंटे के भीतर रक्तस्राव, प्रसव के 4 से 6 घंटे के भीतर रक्तस्राव, प्रसव के 24 घंटे के भीतर रक्तस्राव, या प्रसव के बाद लगातार रक्तस्राव? हमारा राइट आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बम उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को हवाई जहाज की तरह। बताइए, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी जी, बंदरा राजभर, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रध्या पंडित, कनिका चौहान। उड़ाइए इस क्वेश्चन को बहन, क्वेश्चन को देखते उड़ा दीजिए हवा में। क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। प्रसव उत्तर रक्तस्राव को कैसे प्रभावित किया जाता है भाई? तो कैसे प्रभावित किया जाता है? प्रसव उत्तर रक्तस्राव को कैसे प्रभावित किया जाता है? कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग सभी लोग। प्रसव के 24 घंटे के भीतर रक्तस्राव को प्रसव उत्तर रक्तस्राव से प्रभावित किया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्या पूछा है? महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? गलत नहीं होना चाहिए। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, संगीता पटेल जी। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को भाई। उड़ाइए क्वेश्चन को। क्या पूछा है कि महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? तो कितने जोड़ी पाए जाते हैं? क्या 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, या 4 जोड़ी? कितने जोड़ी पाए जाते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए प्रियंका साहनी जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी। उठाइए इस क्वेश्चन को, उठा के फेंक दीजिए ऐसा कि उठ ही न पाए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बहन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 जोड़ी। कितने पाए जाते हैं? 1 जोड़ी। जोड़ी में पूछा है, जोड़ी में होता है 2। क्या होता है? 2 अगर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कि जोड़ी बोलते हैं, 1 जोड़ी बोलते हैं। तो महिलाओं में कितने जोड़ी अंडा से पाए जाते हैं? तो 1 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि 2 पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए, सुनते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लंबा है भाई, ध्यान से पढ़ा जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनीमिया मुक्त भारत 2018 के अंतर्गत गर्भवती महिला में एनीमिया को रोकथाम के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की कितनी मात्रा दी जाती है? बताइए कितनी मात्रा दी जाती है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एनीमिया मुक्त भारत 2018 के अंतर्गत
गर्भवती महिला में एनीमिया को रोकथाम के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की कितनी मात्रा दी जाती है भाई? तो कितनी मात्रा दी जाती है जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन दिया है ए 60 मिलीग्राम आयरन 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड प्रतिदिन 180 दिन तक दी जाती है। 100 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड प्रतिदिन 180 दिन तक दी जाती है। ऑप्शन सी दिया है 60 मिलीग्राम फोलिक एसिड दी जाती है एवं 500 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन 180 दिन तक दिया जाता है। ऑप्शन डी दिया है 20 मिलीग्राम आयरन दिया जाता है और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड प्रतिदिन 180 दिन तक दिया जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे भाई जल्दी से, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एनीमिया मुक्त भारत 2018 के अंतर्गत गर्भवती महिला में एनीमिया को रोकथाम के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की कितनी मात्रा दी जाती है? कोई एनीमिया मुक्त भारत 2018 के अंतर्गत ठीक गर्भवती कोई महिला है, उसको एनीमिया के रोकथाम के लिए आयरन और फोलिक एसिड की कितनी मात्रा दी जाती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कितनी मात्रा दी जाती है भाई बताइए, कितनी मात्रा दी जाती है? तो ये दी जाती है कितनी? 60 मिलीग्राम आयरन दिया जाता है और 500 माइक्रोग्राम क्या दिया जाता है? फोलिक एसिड दिया जाता है। कितने दिन तक दिया जाता है? तो 180 दिन तक दिया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, अर्चना प्रजापति जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 किस बहन का गलत हुआ है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 को संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, बहन गलत तो नहीं हुआ। उदर के कौन से भाग होते हैं भाई? क्या फंडस, बैंक पाइलोरस, फंडस बॉडी पाइलोरस, एपेक्स बॉडी पाइलोरस, फंडस बॉडी पाइल? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? उदर के कौन से भाग होते हैं भाई? तो उदर के कौन से भाग होते हैं यही बताना है क्वेश्चन में। बताइए क्वेश्चन के कितने, उदर के कितने भाग होते हैं भाई? तो उदर के कितने, सॉरी उदर के कौन से भाग होते हैं? उदर के सॉरी उदर के कौन से भाग होते हैं? तो फंडस बॉडी या पाइलोरस होते हैं। क्या होते हैं? फंडस बॉडी पाइलोरस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? दोबारा से सुन लीजिए, गलत हो गया। उदर के कौन से भाग हैं? तो फंडस और बॉडी पाइलोरस, ये कौन से भाग हैं? किसके भाग हैं? तो उदर के भाग हैं। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प को छोड़कर सभी के दुष्प्रभाव है? तो सभी किसके दुष्प्रभाव है? कि पैर की उंगली में गैंग्रीन। ऑप्शन बी दिया है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी दिया है मतली और उल्टी, ऑप्शन डी दिया है निम्न रक्तचाप। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। इनमें से कौन सा विकल्प को छोड़कर सभी मेथर्जिन मेडिसिन के दुष्प्रभाव है? तो क्या पैर की उंगली में गैंग्रीन, उच्च रक्तचाप, मतली और उल्टी, निम्न रक्तचाप? हमारा राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का? तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निम्न रक्तचाप होगा। क्या हो जाएगा? निम्न रक्तचाप। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को। स्कार्बिक एसिड है क्या? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या बायोटीन? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। स्कार्बिक एसिड है, तो स्कार्बिक एसिड क्या है भाई? स्कार्बिक एसिड क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी है भाई। ये क्या लिखा गया है? बिट्रिया सी, यानी कि विटामिन सी लिखा गया है। तो स्कार्बिक एसिड है, तो स्कार्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। विटामिन सी है तो ऑप्शन नंबर बी ना होगा, सी हम लिख रहे थे विटामिन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है भाई। स्कार्बिक एसिड है तो क्या है? विटामिन सी है। ऑप्शन दिया है बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए। अगर हमारी क्लास अगर आप लोगों को फास्ट लगेगी, सभी बहनों का कमेंट आया था कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सही है, तो आप लोग बताइएगा। स्लो में पढ़ा जाएगा भाई, लेकिन टाइमिंग नहीं है बहन, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। नवजात एप्रिया को किसके द्वारा रोका जा सकता है? नवजात एप्रिया को किसके द्वारा रोका जा सकता है भाई? तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? क्या शिशु को प्रोत्साहित करना, वायु मार्ग बनाए रखना, शिशु को वेंटिलेशन देना? हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। नवजात एप्रिया को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो नवजात एप्रिया को किसके द्वारा रोका जा सकता है?
तो देखिए शिशु को प्रोत्साहित करना ये भी हो जाएगा, वायु मार्ग बनाए रखना ये भी हो जाएगा, शिशु को वेंटिलेशन देना ये भी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन जब सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्यों छोड़े, ये हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रोगी को कहाँ रेफर किया जाता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रोगी को कहाँ रेफर किया जाता है? क्या सब सेंटर पर, पीएचसी पर, जिला अस्पताल, इनमें से कोई नहीं? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप बता दीजिए। चंद्रकला देवी जी, गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को आप की हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चंद्रकला देवी जी बहन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को की हैं। बीबा जी गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभमनाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, प्रियंका साहनी। उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, और ऐसा उड़ा के फेंकिए कि फिर उठ ना पाए क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा बहन? ऑप्शन नंबर सी होगा, जिला अस्पताल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे अगर कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे कोई रोगी है तो उसको अगर आपको रेफर करना होगा तो आप कहाँ रेफर करेंगी? तो जिला अस्पताल रेफर करेंगी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी। उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को बहन, तो उड़ा दीजिए ऐसा कि सोचता है राजा कि हम कहाँ उड़ के चल गए हवा में। क्वेश्चन नंबर 15, यदि रक्त बैंक में ओ पॉजिटिव रक्त समूह उपलब्ध नहीं है तो रोगी को कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? बताइए। ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए तुरंत, जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट क्यों नहीं करते संगीता पटेल जी? हर एक क्वेश्चन का आप कमेंट करते चलिए, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर डालते हुए, उसका ऑप्शन नंबर डालते हुए कमेंट करते चलिए, शांति वाजपेयी जी की तरह और किसकी तरह, सीमा देवी जी की तरह। आप ही पढ़ने में अच्छी हैं और आप इस तरह से लापरवाही करेंगे तो कान पकड़ के मार दूंगा, तुरंत आप दुरुस्त हो जाएगा आपका कानून दिमाग सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और तुरंत कमेंट कीजिए। यदि रक्त बैंक ओ पॉजिटिव रक्त समूह, यदि रक्त बैंक में ओ पॉजिटिव रक्त समूह उपलब्ध नहीं है तो रोगी को कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? ऑप्शन दिया है ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ निगेटिव। क्या हो जाएगा? ओ निगेटिव। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सीमा देवी जी मैं पूछा हूँ, शांति वाजपेयी जी आप लोगों से मैं क्वेश्चन को पूछ चुका हूँ, किसमें क्या बोलते हैं भाई, होमवर्क में। मैं क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, सभी बहनों का सही हुआ था, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? तो कौन सा शरीर जो है भाई मानव का है जो एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? क्या यकृत है, पित्ताशय है, फेफड़े, अग्नाशय है? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का कमेंट आना चाहिए सभी बहनों का। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? तो कौन सा उत्पन्न करता है भाई? तो एक उत्पन्न करता है अग्नाशय। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी बताइए जल्दी से। चंद्रकला देवी जी पढ़ने में आप लापरवाही मत कीजिए बहन, आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, पहले बहुत अच्छी थी, जब पहले आप कंटिन्यू क्लास करती थी, बीच में आप क्लास क्यों छोड़ दी हमको समझ में नहीं आया बहन। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं इतना क्वेश्चन दे दूंगा आपको कि एग्जाम को आप क्रैक करके आएंगी, आपके हाथ में एग्जाम है, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। इतना क्वेश्चन मैं दे दूंगा कि आप सोच नहीं सकती कि मैं इतना क्वेश्चन कहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप पढ़ते चलिए, एक से लेकर के सभी बहनों से रिक्वेस्ट है मेरा कि 1 से लेकर के 105 तक की क्लासों को जितना हो सके बहन उतना रिवीजन करते चलिए। आगे की क्लासेस सुबह शाम मैं दे रहा हूँ सबको, आप लोग पढ़ते चलिए। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन में देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, एग्जाम को हम लोग तहस नहस करके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। यदि गर्भावस्था के दौरान माँ को मधुमेह है तो भ्रूण को विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, पढ़िए। नवजात विसंगतियां, मृत्यु, शिशु, जटिल प्रसव, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है बहन, घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन एक आध दो रिपीटेड हो जाता है तो उससे घबराना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि गर्भावस्था के दौरान माँ को, अगर गर्भावस्था में कोई ऐसी माँ है जो गर्भवती है, उसको मधुमेह है, तो भ्रूण के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो जन्मजात विसंगतियां हो जाएंगी, बिल्कुल सही है। मृत्यु, शिशु की मृत्यु भी हो सकती है, जटिल प्रसव के समय जटिलताएं हो सकती हैं। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से सुनते चलिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, अपना स्कोर काउंट करते चलिए, लास्ट में अपना कमेंट जरूर बताइएगा। इनमें से कौन सा शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है? तो क्या शर्करा, वसा, न्यूक्लियो अम्ल, प्रोटीन?
हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 18 रिपीटेड हो गया है बहन, घबराना नहीं है। जितना क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड मिलेगा 2 4 5 क्वेश्चन मैं सब एडजस्ट करके आप लोगों को दे दूंगा। ये नहीं मत सोचिएगा कि सर आपने क्वेश्चन 4 5 जो है आपका रिपीटेड हो गया है। ये टाइप राइटर साहब बहुत महान है, क्या करेंगे आप ना, वो बहुत महान है, चश्मा उश्मा सब लगाते हैं लेकिन फिर भी उनको दिखाई नहीं देता कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। इनमें से कौन सा शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं को निर्माण के लिए आवश्यक है? तो प्रोटीन आवश्यक होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, प्रोटीन होगा। यही क्वेश्चन नंबर 19 भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 वही भी दे दिया है कि इनमें से कौन सा शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो क्या है? प्रोटीन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया बन, घबराना नहीं है, सबका मैं आप लोगों का भरपाई कर दूंगा कि जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जितने क्वेश्चन आप लोगों के कम हो गए चाहे रिपीटेड होंगे मैं जरूर उसको पूरा कर दूंगा, इस पर मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। बच्चों को दस्त से बचने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह है, तो कौन सा है? पोलियो टीका, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सीमा देवी जी, वन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। बच्चों को दस्त से बचाने के लिए, बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह है, तो कौन सा टीका है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या पोलियो टीका होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, रोटा वायरस होगा, न्यूमोकोकल होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रोटा वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटा वायरस। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा लंबा दे दिया है भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाएगा, इसको कर देते हैं हम लोग। क्या पूछा है? परिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है। पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआती अर्थ है, तो पारिभाषिक शब्द जो है कि जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआती अर्थ क्या है? तो शुरुआत स्तर क्या होगा बताइए? शुरुआत अर्थ क्या होगा? क्या प्रसव के बाद 1 मिनट के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना? ऑप्शन बी दिया है कि प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। ऑप्शन सी दिया है प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। ऑप्शन डी दिया है कि प्रसव के 1 दिन के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहले तो प्रसव के 1 दिन के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, इसको काटिए। क्वेश्चन ऑप्शन सी दिया, इस प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान कराया जाएगा। क्या आप लोगों को लग रहा है कि प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए? नहीं भाई, ऑप्शन 2 बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। पूछा क्या है कि पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत का अर्थ क्या है भाई? तो शुरुआत अर्थ क्या है? क्या प्रसव के बाद 1 मिनट के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए या प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर यहाँ पे एक बार नहीं, आप लोगों के 5 बार क्वेश्चन गलत हो जाए, एक बार नहीं 4 बार 5 बार क्वेश्चन को गलत कीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर ऐसे क्वेश्चन को पा जाइएगा तो उड़ा दीजिएगा हवाई जहाज की तरह। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, इससे मेरे ऊपर विश्वास कीजिए बहन। मैं जैसे भी लाऊं क्वेश्चन लिख कर लाऊं, टाइप करके लाऊं, चाहे जहां से भी लाऊं, क्वेश्चन देना मेरा काम है, पढ़ना है आपका काम है। सफलता है आपको मिलेगी, खुशी मुझे भी होगी। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए और उड़ाइए इस क्वेश्चन को हवाई जहाज की तरह। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है बहन कि हाइपोवेंटिलेशन क्या है? हाइपोवेंटिलेशन क्या है? क्या सांस लेने की बढ़ी हुई दर तथा गहनता? ऑप्शन बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च आंशिक दबाव। ऑप्शन सी दिया पेट की मांसपेशियों के चिन्हित उपयोग के साथ गहरी सांस लेना। ऑप्शन डी दिया अनियमित धीमी उथली श्वास। हमारा राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का दोबारा से पढ़ा जाए। हाइपोवेंटिलेशन क्या है? हाइपोवेंटिलेशन क्या है? ठीक, ऑप्शन दिया है सांस लेने की बढ़ी हुई दर तथा गहनता, गलत होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च आंशिक दबाव नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया पेट की मांसपेशियों के चिन्हित उपयोग के साथ गहरी सांस लेना, नहीं होगा। अनियमित धीमी और उथली श्वास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए बहन। गलत हो जाए किसी भी बहन का घबराना नहीं है, दोबारा से इस क्लास को पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सारे क्वेश्चन आप लोगों के पॉकेट में होंगे, दिमाग में होंगे, ब्रेन में होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रारंभ पूछा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन
निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है भाई? तो किस अंग में प्रारंभ होता है? हमारा राइट आंसर होगा 23 नंबर का क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर अगले जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 23 को दोबारा से पढ़ा जाए। और जिस भी बहन ने लगाया ऑप्शन नंबर बी, मैं उनको देता हूँ वेरी वेरी गुड। क्या बहन, आपकी क्या जबरदस्त तैयारी है, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने पर और रिवीजन करने के लिए बोलने पर भी आप इस क्वेश्चन को उड़ा दिया हवाई जहाज में। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन पाचन पूछा है कि प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो क्या प्रारंभ न पूछा है, ये नहीं पूछ रहा है कि भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है, प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है भाई। गलत हो जाएगा जिस भी बहन ने लगाया, ये सबका सबका गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। अब माँ से हो जाएगा क्वेश्चन को, इसीलिए मैं कहता हूँ बहन की ध्यान से पढ़ा कीजिए। प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, ये नहीं कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पूछता है तो मुंह होता है, लेकिन पूछ दिया है प्रोटीन का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मास है। ठीक ना, गलत तो नहीं हुआ। अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं जानता हूँ आप लोगों से गलत नहीं होगा। आप लोग बहुत महान है, बहुत पढ़ने में अच्छी है। हमारी बहनें भाई खूब मेहनत कर रही है, खूब जी जान लगा के पढ़िए। मैं बहन जितना हो सके उतनी अपनी ताकत लगा दीजिए इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। पूछा क्या है कि कार्बोफास्फोरस विषाक्तता के उपचार हेतु निम्नलिखित, ये निर्मला लिखित नहीं होगा भाई, निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित होगा बहन, इसको कर दीजिएगा। में से कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? तो कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? क्या एट्रोपिन दिया जाता है या एड्रीनाली दिया जाता है, एड्री एविल दिया जाता है, एम्ब्रियोडोरोन दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो सभी लोग को आ रहा होगा, तो रट ली होंगी आप लोग, एट्रोपिन होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। क्या पूछा है क्वेश्चन कि नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय की। जिस क्वेश्चन में बहन अगर सिवाय शब्द दे दिया, अगर क्वेश्चन में दे दिया है सिवाय शब्द दे दिया है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त अगर सभी दे दिया है, ठीक ना, को छोड़कर दे दिया है, को छोड़कर ना, को छोड़कर अगर दे दिया है, गलत शब्द दे दिया है, गलत शब्द दे दिया है, तो समझिए कि ये सब क्वेश्चन आपका दुश्मन है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण है सभी हैं, संभावित कारण सभी हैं सिवाय की। तो कौन सा भाई है? सभी हैं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। क्या हाइपोग्लाइसेमिया, टेटनस, एसिफिक्स, इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव? हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें से एक ऑप्शन नहीं होगा और सारे ऑप्शन होंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 25वें नंबर क्वेश्चन का राइट देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया तो हो जाएगा, एसिफिक्सिया ये भी हो जाएगा, इंट्रोवेंट्रिकुलर रक्तस्राव भी हो जाएगा, लेकिन यही नहीं होगा। यही पूछा है सिवाय, यानी कि नहीं। ऑप्शन नंबर ये सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ा जाए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 26 नंबर, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता एफआरसी को कैसे मापा जाता है? कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता आरएफसी को कैसे मापा जाता है भाई? तो कैसे मापा जाता है? श्वसन प्रतिवर्ती आयतन ये ERV प्लस अवशिष्ट आयतन RV। ऑप्शन बी दिया श्वसन प्रतिवर्ती आयतन ERV प्लस इंसेपरेटरी रिजर्व आयतन IRV प्लस टाइडल आयतन VT। ऑप्शन क्या दिया है कि सी दिया ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व आयतन विशिष्ट आयतन प्लस विशिष्ट आयतन। ऑप्शन डी दिया इंस्पिरेटरी रिजर्व आयतन प्लस टाइडल 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 आयतन। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? कुछ कंफ्यूजन लगा कि नहीं लगा? नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है दोबारा से पढ़ा जाए। कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता या फारसी को कैसे मापा जाता है भाई? तो कैसे मापा जाता है ना, के पूछ रहे कैसे, मतलब श्वसन प्रतिवर्ती आयतन ना प्लस अवशिष्ट आयतन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 को क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि सामान्य श्वसन दर और लय को कहा जाता है, सामान्य श्वसन दर और लय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्षिप्र हृदयता, एप्रिया मंदांडी यूपिनिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? सामान्य श्वसन दर और लय को कहा जाता है तो यूपनिया कहा जाता है। यूपनिया क्या कहता है? यूपनिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है? दूध, लार और आंसू के उपस्थित एक इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें ना। दूध, लार और आंसू में उपस्थित एक इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें। क्या आईजी होगा, एलए होगा, आईएम होगा, एलई होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग कमेंट करना है, आप ही लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। दूध, लार और आंसू में उपस्थित एक इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें। मैं इस क्वेश्चन को किया हूँ बिना देखे, बिना नकल मारे, बिना सर्च किए, सभी बहनें कमेंट करेंगी। मैं आप लोगों को इसमें से आप लोगों को सूटेबल कर दे रहा हूँ। इसमें से क्या मैं सूटेबल कर दूं? देखिए, इसमें से एक सूटेबल कर दे रहा हूँ। देखिए, मैं ऑप्शन बी काट दिया और ए का करता हूँ कि डी काट दिया। आप लोगों को दो ऑप्शन में बताना है, ए होगा कि या सी होगा। ए होगा या सी होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए सभी बहनें। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सभी लोग कमेंट कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन कमेंट कीजिए। कौन सा बात हुई भाई कि आप लोग सारे क्वेश्चन को कमेंट नहीं करते हैं? इसको कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका किसका गलत होता है। कमेंट कीजिए 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन को अपने से देख करके, सर्च करके, जैसे भी हो बताइए, लेकिन आप लोगों को सर्च नहीं करना चाहिए भाई। मैं क्वेश्चन को कराया हूँ, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो गलत बात है। बताइए, एक क्वेश्चन को कम से कम आप लोग बताइए। इनमें इनमें नैतिक विचार शामिल है। इनमें नैतिक विचार शामिल है। क्या शामिल है? केवल सम्मान और न्याय, उपकार, फिडेलिटी, ये सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा 29 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे तरफ से तो होना चाहिए 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सभी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है। एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है तो किसके हैं? बायोस्टोनिया के हैं, अकाथिसिया के हैं, पार्किंसोनिज्म के हैं, या उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का? 30वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बहन? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो पूछा क्या है? एक्स्ट्रा पैरामिडल लक्षण है। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल लक्षण किसके हैं? बताइए, एक्स्ट्रा पैरामिडल लक्षण किसके हैं भाई? तो किसके हैं पैरामिडल लक्षण? किसके हैं? बायोस्टीनिया के हैं, बिल्कुल है। काथिसिया के हैं, बिल्कुल है। पार्किंसोनिज्म के हैं, ये भी है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो उपरोक्त नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? उपरोक्त सभी वाला है, बिल्कुल सही हुआ, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 को क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 31, अस्थियों और दांतों में मौजूद रसायन द्रव है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रसायन है तो कौन सा है? क्या कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम बोरेट है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को आप कर चुकी हैं। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बहुत गलत नहीं होना चाहिए। अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नया तिवारी, नीतू कुमारी, बताइए, आरती देवी जी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, मनोज कुमार, कौन है भाई? रश्मि सोम जी हमारी बहन है। बताइए रश्मि सोम जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही हैं? क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही हैं? ये नहीं होगा भाई, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? बताइए, इस तरह से आप करेंगी। पूछा क्या क्वेश्चन को? बताइए। तो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव हैं। तो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक हैं तो कौन से है भाई? कौन से है? 31 नंबर का क्या होगा? तो 31 नंबर का भाई कैल्शियम फास्फेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 को, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है भाई? क्या मस्तिष्क क्षमता का, अंतरिम आयु का, अंतरिम ऊंचाई का, औसत व्यसन का? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है? तो अंतिम आयु का पता लगाने के लिए अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का बी होगा। क्या होगा? 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत फूट, ऑप्शन सी दिया ग्लूकोज का अवक्षय, ऑप्शन डी दिया लैक्टिक एसिड का संचय। हमारा राइट आंसर क्या होगा बहन? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण होता है। तो किसका होता है? थकान की कमी और अनुभव होने का कारण होता है भाई, मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का
का कारण होता है। तो किसका कारण होता है भाई? 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड का संचय। क्या होगा? लैक्टिक एसिड का संचय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ा जाए। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 34? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? क्या मैग्नीशियम सल्फेट की, सोडियम एस्टेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन डी दिया कैल्शियम की। तो किसकी बनी होती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। मनुष्यों की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्यों की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? क्या 28, 30, 32, 40 कितनी होती हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है भाई? संगीता पटेल जी, मैं क्वेश्चन को कराया हूं, इस तरह से आप लोगों को बताया था, इसको बता दीजिए बहन। मनुष्यों की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं भाई? तो 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 होती है। कितनी होती हैं? 28 होती हैं। अगर चेहरे पे पूछ देगा, चेहरे पे कितनी होती है? चेहरे पे होती है 14। कितनी होती है? 14। और कपाल में पूछेगा तो कितनी होती है बताइए? कपाल में पूछेगा तो कितनी होती है? कमेंट कीजिए। कपाल में अगर पूछ देगा कपाल में कितनी होती है तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए। मनुष्य के चेहरे पे कितनी हड्डियां होती है? 14 होती है, लेकिन पूरा आप लोग डिटेल में इसको लिख करके बताइए। मैं डिटेल में बताया हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से किया जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को भाई। क्वेश्चन 36 नंबर, एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपात आपातकालीन होगा, आपातकालीन हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपातकालीन में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है ना? बताइए। खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है। क्या कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरियार्टिबल एक्सोमिस, ऑप्शन बी दिया नाक से खून, माथे से खून, ऑप्शन बी दिया बैंटल संकेत, नर्सिंग संकेत, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा भाई राइट आंसर? 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना इतिहास के साथ ना, कोई व्यक्ति है जो कि उसकी उम्र 30 वर्ष है, उसके साथ दुर्घटना हो गई है और उसको आपातकाल स्थिति में लाया जाता है, तो कौन सा उसका एक संकेत होगा जो कि खोपड़ी को फ्रैक्चर को इंगित करेगा ना? उसके मतलब कि उस रोगी को देख करके, चाहे उस पेशेंट को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देख करके कि इसके खोपड़ी फ्रैक्चर हो चुकी है, तो क्या इंगित करेगा? तो कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरियार्टिबल एमेक्सिस ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करेगा कि उसके खोपड़ी को फ्रैक्चर को इंगित करेगा ना। अगर नाक से, अगर कान से थू निकल रहा है, तरल पदार्थ निकल रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय, सिवाय शब्द को बताइए क्या पूछा है? सिवाय पूछ दिया है तो भाई ध्यान से करना है। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं सभी, तो प्रमुख कारक कौन है? क्या स्ट्रोक की मात्रा, सिरापरक से वापसी, हृदय की दर, सामान्य शारीरिक का वजन। हमारा राइट आंसर क्या होगा 37 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या पूछा है कि एक व्यक्ति का रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी है ना। तो रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक सभी है सिवाय, तो सभी कौन है? स्ट्रोक की मात्रा बिल्कुल है, सिरापरक की वापसी बिल्कुल है, सिरापरक से वापसी ये भी है, हृदय की दर ये भी है। जब तीनों हो रहे हैं तो ये नहीं पूछा है सिवाय, ये नहीं होगा तो ये गलत हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? सामान्य शरीर का वजन। इससे कैसे होगा भाई? रक्तचाप को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 को निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? रक्त जनित रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा 38 नंबर का? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? रक्त जनित रोग क्या? हेपेटाइटिस ए होगा, हेपेटाइटिस सी होगा, हेपेटाइटिस ई होगा या उपरोक्त सभी होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हेपेटाइटिस सी। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। रक्त जनित रोग कौन है? तो हेपेटाइटिस सी है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 को, अगर क्लास हमारी बहुत फास्ट होगी बहन तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम लोग को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को टच कर लेना है, ये हम लोग के पास टाइमिंग नहीं है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है?
स्पाइसल फ्रैक्चर कहते हैं, ट्रांसक्स फ्रैक्चर कहते हैं, ओब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं, इम्पेक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं भाई? एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है, उसे निम्न कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अगर एक फ्रैक्चर में जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते क्या है भाई? इम्पेक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पेक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? क्या ओमर है, स्टेपीज है, मेलियस है, इनकस है? हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की होती है, बीच की कान के मध्य वाली हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है? तो स्टेपीज होता है ना। क्या होता है? स्टेपीजे ना होता है भाई। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। सबसे बड़ी हड्डी का नाम कमेंट कीजिए। सबसे बड़ी हड्डी ना, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है? कौन सी होती है? ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 डालिए। क्वेश्चन नंबर 40 डालेंगे आप लोग, होमवर्क लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का होमवर्क, ठीक ना। इस तरह से करके बताइए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। सभी बहनें कमेंट कीजिए। छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कानों के मध्य में पाई जाती है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? बन ध्यान से पढ़ा जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। तो अंतिम उत्पाद क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड्स है, डाइसेकेराइड्स है, ग्लिसरॉल है या ग्लाइकोजन है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद जो है मोनोसैकेराइड्स है। हमारा राइट आंसर सैकेराइड्स है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है? वृक्क में होता है, यकृत में होता है, मूत्राशय में या रक्त में? क्वेश्चन को देख करके, ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज हो सकती है संगीता पटेल जी। संगीता पटेल जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या दे दिया है। गलत हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए सभी बहने। विभा जी गलत नहीं होना चाहिए, चंद्रकला देवी जी गलत नहीं होना चाहिए। बहन उड़ाइए इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। थोड़ा सा ऑप्शन को देख करके आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, संश्लेषण पूछ रहा है। तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 को क्या पूछा है कि रोगों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो किस एंजाइम को तैयार किया गया? जाइमेज को, यूरिएज को, लाइपेज को, प्रोटीएज को? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी शांति वाजपेयी की तरह क्यों नहीं कमेंट करती है भाई? आप सारे क्वेश्चनों का कमेंट क्यों नहीं करती हैं? बताइए, कमेंट क्यों नहीं करती है संगीता पटेल जी? बहन आपको, हमको लग रहा है कि आपको तो मारना पड़ेगा। आप हैं, आपको मारना पड़ेगा। कान आपका सच में काट लेंगे बहन। तलवार हम उसी तरह से रखें, काट लेंगे जिस दिन ना, तो उस दिन मुंह बना लेंगे कि सर कानवा काट लिए ना, खूब खुश है ना। हम तो खुश से ना होंगे, कानवा जब काट लेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो भी कान महंगा भाई, किसी का कान हम काट के महंगा कान काट ला करके बेच दें तो क्या होगा बताइए? कान आपका काट लेंगे बहन, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कान कट जाएगा भाई। क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चनों का जवाब क्यों नहीं देती है? एक बात और ध्यान दीजिए भाई, कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी। शांति वाजपेयी जी वरना आपको मार पड़ेगी। अब आपको मार पड़ेगी। क्यों मार पड़ेगी? अब सोचिए क्यों मार पड़ेगी। पहले आप इतनी पढ़ने में अच्छी थी और इस समय आपकी स्कोर देख रहे हैं तो 100 में 65 नंबर आ रहे हैं। क्या तैयारी कर रही हैं बताइए? तैयारी क्या कर रही है बहन? आपको डांटना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है। बोल देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सर हमको बोलते हैं, दुखी हो जाएंगे आप लोग। मैं आप लोगों को दुखी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग भी तो मुझे दुखी कर रही हैं। क्यों? कैसे क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है बताइए? कैसे क्वेश्चन गलत हो रहा है? शांति वाजपेयी जी मुझे जवाब दीजिए बहन। शांति वाजपेयी जी आप मेरे बातों का जवाब नहीं देती हैं। वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी बहन आप मुझे जवाब दीजिए। 103 नंबर क्लास में मैराथन की 100 में से आपके 65 नंबर कैसे आए थे बताइए? कैसे 65 नंबर आए भाई? कहाँ थी आप? क्या दिमाग था आपका बताइए? कोई क्वेश्चन हार्ड था? 65 नंबर आ गए, बहुत सोचने वाली बात है, बहुत पीछे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। आपके 80 से प्लस ही रहना चाहिए, जब भी नंबर हो तो 80 प्लस होना चाहिए, ठीक ना। इतना ध्यान दीजिए बहन। आप 65 नंबर लेकर आई, मैं देखा आपका कमेंट, ऐसे नहीं होगा। बताइए, रॉ के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया भाई? तो किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो यूरिएस को तैयार किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संगीता पटेल जी बहुत ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन का कमेंट किया कीजिए, ठीक ना। नहीं तो कान जो है आपका ना, जिस दिन काट लूंगा तो बिना कान के हो जाएंगे। जो सोचती है ना कि टोपी लगाकर जाऊंगा स्कूल में, जाऊंगी तो टोपी लगाकर जाएंगे तो बिना काने वाला रहेगी, कान वाला हो जाएंगे। बताइए,
बिना कान वाली रहेंगे, कोई पूछेगा का वो देखिए लड़कियां का बिना कान वाली आ गई है ना, तो अब क्या कहेंगे हम? सर हमारे सर ना हमको बार बार कह रहे थे ना कमेंट करो, सारे प्रश्नों का जवाब दो। मैं नहीं दे रही थी, बस गुस्सा होकर के हमारे सर ने हमारा कान काट लिया, अब मैं बिना कान वाली हो गई हूँ ना। तो कान क्यों काटूंगा? क्योंकि सुनाई नहीं देता है आपको ना, और वो महंगा भी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है। क्या मस्तिष्क होगा, यकृत होगा, गुर्दा होगा, हृदय होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन तो उड़ा देना चाहिए भाई। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए, क्या पूछा है? एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हवाई जहाज की तरह उड़ाते चलिए, हमको बताते भी चलिए, ठीक ना। और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो किसमें होता है? यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, पित्ताशय में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 को दोबारा से पढ़ा जाए। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो किस मानवांग मतलब कि मानव के अंग होगा। पूछ रहा है किस मानवांग का मतलब कि किस मानव के किस अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या क्वेश्चन बनाएगा? मानव के किस अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। आप पूछा क्या? किस मानवांग में? मानवांग मतलब मानव के अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो कहाँ उत्पादित होता है? क्या यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, पित्ताशय में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में, ठीक ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 46 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मिल के लिए क्या प्रयुक्त होता है? बेरियम मिल के लिए क्या प्रयुक्त होता है भाई? क्या रक्त समूह की जांच करने के लिए, पोषण नाल की एक्स किरणें या मस्तिष्क की एक्स किरणें? ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन क्या दिया है? तीनों में से कोई सही नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बेरियल मिल के लिए प्रयुक्त होता है, तो बेरियल मिल के लिए क्या प्रयुक्त होता है? क्या रक्त समूह की जांच करने, पोषण नाल की एक्स किरणें, मस्तिष्क की एक्स किरणें? तीनों में से कोई नहीं है भाई। राइट आंसर क्या होगा? 46 नंबर का कमेंट कीजिए। तो बेरियल मील के लिए जो प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? पोषण नाल की एक्स किरणें प्रयुक्त होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, कौन सा हो गया? 46 नंबर। 47 पर चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए एकदम टाइमली हम लोग चल रहे हैं ना। 47 को पढ़ते पढ़ते शायद 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को उड़ाइए। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? क्या फाइब्रोनोजेन, राइजोबियम, ल्यूगिमिनोसोरम, स्टेफिलोफोलोकस, नोनोकासरोल, नोनोकसारलोन? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 47 नंबर का देखिए, विटामिन नहीं पूछा है, पूछा क्या है? प्रोटीन पूछा है। बताइए इसको ध्यान से कीजिएगा। संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। बीबाजी बहन खूब तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए। बीबाजी आपसे एक प्रश्न था, उसको बताइएगा। अभी मैं पूछता हूँ ठीक ना। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, सॉरी पूछती हूँ बोल दिया मैं तो भाई ना। तो देखिए क्या दिया है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन पूछा है बहन, उपयोग में आता है। तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन जो है उपयोग में आता है? तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो फाइब्रिनोजेन होगा। क्या होगा? फाइब्रिनोजेन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए, क्या पूछा है कि निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? क्वेश्चन में होमवर्क में दिया था। संगीता पटेल जी बहन आपने इसको बताया था, गलत नहीं होना चाहिए। अमीनो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड? हमारा राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा आप डिटेल में भी बता दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने बताया था हमको डिटेल में, हमको याद आ रहा है, लेकिन आपको शायद याद हो या ना हो। 48 नंबर का कमेंट कीजिए, क्या होगा राइट आंसर भाई 48 नंबर क्वेश्चन का? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फेरिक क्लोराइड होगा। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा है भाई? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49 को भाई। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है बहन कि हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है, तो कैसे करता है? वाह
गिल्स द्वारा, फेफड़े और बक्कोफैरिंजियल लाइनिंग द्वारा, वाय गिल्स और फेफड़ों द्वारा, नम त्वचा द्वारा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये कहाँ से क्वेश्चन बन गया भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का तो कर दीजिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कि फाइब्रेशन के समय मेढक श्वसन करता है, तो किससे करता है? नम्र त्वचा द्वारा करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। मनुष्य में निश्चित आयु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है? मनुष्य में निश्वसित आयु में कितनी मात्रा होती है? तो कितनी मात्रा होती है भाई? कितनी मात्रा होती है? क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। 10% होती है ना? 10% होती है, बताइए। अरे भाई 17% होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, 51A है ना? 51A है। इसको 51A क्या होगा? 51 का क्या होगा भाई? छड़ के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है? क्या बेसिलस कहा जाता है? सीरीलियम कहा जाता है? काकस कहा जाता है? वाइब्रियम कहा जाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। छड़ के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो छड़ के आकार के जीवाणु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बेसिलस कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 51 ये भी है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 दोबारा से भाई। क्वेश्चन नंबर 51 दूसरा दिया है। जीवाणु विज्ञान में एमआरएस का शब्द अर्थ है, तो क्या है? मेथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफिलोकस आयरियस। ऑप्शन बी दिया है मेल्टिड्स रेजिस्टेड स्टेफिलोकस आयरिस। ऑप्शन सी दिया है मेथिसिलिन रेजिस्टेड स्ट्रेप्टोकोकस एजिनोसस। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी भी पढ़िए। मेथिसिलिन रेजिस्टेड स्टेफिलोकोकस आयरिस। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन पूछा क्या है कि जीवाणु विज्ञान में एमआरएस शब्द का अर्थ है, तो जीवाणु विज्ञान में एमआरएस शब्द का अर्थ क्या है? 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका होगा मेथिसिलिन रेजिस्टेड स्टेफिलोकोकस आयरिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 को क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहा है बहन? क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है कि बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता की जरूरी है? बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता की जरूरत होती है भाई? तो किसकी सहायता की जरूरत होती है? क्या पानी की होती है, भोजन की होती है, गर्म तापमान की, अन्य विकल्पों में सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए, बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता की जरूरत है? पानी की, भोजन की, तापमान, गर्म तापमान की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 53। शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है, तो कौन सा है? रेक्सस फीरस है, सोलियम है, स्टर्नोमोस्टोइड है, बाइसेप्स है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? शरीर का सबसे मजबूत स्नायु पूछ रहा है, तो शरीर का सबसे मजबूत स्नायु क्या है भाई? तो शरीर का सबसे मजबूत स्नायु जो है सोलियम है ना? क्या है? सोलियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा है भाई? कुहनी की संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? तो कौन सी मांसपेशियां सहायक है भाई? क्या पेक्टोराइलिस मेजर एवं डेलाइटेड। ऑप्शन बी दिया क्वाड्रिसेप्स, फेमोरिस एवं गैस्ट्रोनियम्स। ऑप्शन सी दिया बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? एक एक्सटेंशन में कौन सी सहायक है? बताइए कौन सी सहायक है भाई? 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 54 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स होगा। क्या होगा? बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? मांसपेशियों में किस तत्व की पर्याप्त होने से खिलाड़ी जो है देर तक नहीं थकता है भाई? क्या फैटी एसिडेट की, ग्लाइकोजन की, एमिनो एसिड की, बायोटीन की? हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो किसका पर्याप्त अधिक होता है?
तो खिलाड़ी नहीं देर तक थकता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ग्लाइकोजन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए, क्या पूछा है कि मेरुदंड वर्टिबल हड्डियों की संख्या है तो कितनी है, 33 है, 35 है, 17 है, 19 है, तो कितनी है भाई। मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है, तो मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है, क्या 33 होती है, 35 होती है, 17 होती है, 19 होती है। तो मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 33 होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 33 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, 201, 203, 210, 206। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया कि सामान्य टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ फेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो फेरिस का रासायनिक नाम क्या है, क्या कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। सामान्य टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो जैसे हड्डियां कोई टूट जाती हैं तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी रासायनिक नाम क्या है, जो प्लास्टर किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है, क्या कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम क्लोराइड है। तो राइट आंसर क्या होगा 57 नंबर का। तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए। मानव त्वचा है, तो मानव त्वचा क्या है भाई, एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है, उपरोक्त में से तीनों नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव त्वचा है। तो मानव त्वचा क्या है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मानव त्वचा है, तो मानव त्वचा क्या है, एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है। तो मानव त्वचा जो है एक क्या है, तो एक अंग है ना, क्या है, एक अंग है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बार और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 57 को दोबारा से पढ़ा जाए, क्या होगा बहन। क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा हमको मिस्टेक लगा। सामान्य टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम देखिए, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, गलत होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, इसको सुधार कीजिए। इसका होगा क्या होगा, इसका होगा कैल्शियम सल्फेट होगा ना, क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। हमको लगा कि इसको गलत हमसे हो रहा है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको कर लीजिए बहन, क्या हो जाएगा, गलत हो गया बहन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। तो आप लोग तुरंत कमेंट मत करने लगिएगा कि सर गलत करके फिर दोबारा सही किए। अरे भाई गलत मिस्टेक हो गया मुझसे। इसको देखिए पूछा क्या है बहन कि सामान्य टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम जो है बहन कैल्शियम सल्फेट है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा से सही कर लीजिए बहन, ऑप्शन नंबर बी। ये जो डी हम बताए थे ये गलत हो गया ना, अभी हमको ध्यान पे चढ़ा कि नहीं ये गलत है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ने लगे देखे तो क्वेश्चन ही गलत है। अरे क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया ना। तो इसका राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अभी ये सुधार कर लीजिए, ठीक ना, बाई मिस्टेक हो गया, लगाने में मिस्टेक हो गया मुझसे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 57 नंबर हो गया बहन, 57 58 हो गया। 59 नंबर पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है, 59 नंबर को पढ़ा जाए। नेत्रदान में दांता की आंख को कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो नेत्रदान में दांता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, क्या कार्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आंख। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नेत्रदान में दांता यानी कि नेत्रदान में कोई रक्तदान कर रहा है अपना, अरे रक्तदान कर रहा है सॉरी, नेत्रदान में अगर कोई अपना आंख दान कर रहा है तो उसके आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, चाहे प्रत्यारोपित किया जाता है या निकाला जाता है, तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा 59 नंबर का। तो 59 नंबर का राइट आंसर होगा कार्निया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेत्रदान में दांता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो नेत्रदान में दांता की आंख का भाग जो है कार्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछ रहा है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो किस भाग में अवस्थित है भाई, बताइए आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेड्यूला में या ऑप्टिक लोब में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो किस भाग में अवस्थित है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हाइपोथैलेमस में अवस्थित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 को, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो क्या? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से या पित्त पिंड से। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो क्या अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से या पित्त पिंड से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में रक्तचाप जो नियंत्रित होता है तो किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़ा जाए। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय जो होता है किस पदार्थ में होता है? तो किस पदार्थ में होता है? प्रोटीन में, ग्लाइकोजन में, विटामिन में, वसा में। शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय पूछ रहा है। ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो ऊर्जा संचय जो होता है शरीर में अधिकतम तो किस पदार्थ के रूप में होता है? तो 62 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वसा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए। क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 63 हमारा दिया है भाई, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 63 को। देखिए हम लोग का 1 घंटे पूरा होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। 63 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में एक क्वेश्चन को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं कराया हूँ। जननी सुरक्षा योजना के तहत किसको शुरू किया गया था? जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? तो किसके तहत शुरू किया गया था? क्या CSASM के तहत, NRHM के तहत, MCH के तहत, ICDS के तहत? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 63 नंबर क्वेश्चन का भाई। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NRHM के तहत ना। जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? तो जननी सुरक्षा योजना को NRHM के तहत शुरू किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64 को क्या दिया है? प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य है। तो प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम करना, प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम करना। तो किसको कम करना है भाई? किसी बीमारी की मामलों की संख्या, किसी बीमारी की शिकायत, किसी बीमारी की व्यापकता, किसी बीमारी की घटना और प्रसार। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रसार को पकड़िए, घटना को हटाइए, इस प्रसार को पकड़िए, ब्रैकेट में मैं करवा दिया हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य है किसी बीमारी की घटना या किसी बीमारी के प्रसार को रोकना। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? किसी बीमारी की प्रसार को रोकना। प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य किसी बीमारी की प्रसार को रोकना या किसी बीमारी की घटना प्रसार को रोकना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा है? एक नर्स शाकाहारी डाइट लेने वाले एक मरीज का आहारी आकलन कर रही है। नर्स को कौन सी विटामिन से समृद्ध खाद्य पदार्थ पर फोकस करते हुए आहारी शिक्षा देने की योजना बनानी चाहिए? क्या विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन ए? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एक नर्स जो है शाकाहारी डाइट लेने वाले एक मरीज का आहारी आकलन कर रही है ना। कोई एक नर्स है, मान लीजिए आप ही एक नर्स हैं और शाकाहारी डाइट लेने वाले एक मरीज का आप आहारी आकलन कर रही हैं। तो नर्स को कौन सी, यानी आपको कौन सी विटामिन से समृद्ध खाद्य पदार्थ पर फोकस करते हुए आहारी शिक्षा देने का योजना बनाना चाहिए? यानी कि कोई एक पेशेंट है जो कि वो डाइट में क्या है कि शाकाहारी है और डाइट में क्या ले रहा है बताइए? वो डाइट में जब विटामिन ले रहा है तो समृद्ध खाद्य पदार्थ आपके सामने रखा गया है, तो आप किस पर फोकस करेंगे कि उसको लेना चाहिए? आपके सामने विटामिन सी रखी गई है, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन ए, तो आप किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे? उसको समझाएंगे या शिक्षा देंगे कि आप इसी को लीजिए? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिए भाई 65 नंबर क्वेश्चन का। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर, इसको तो विटामिन B12 का करना चाहिए ना, तो विटामिन B12 कहाँ दिया है, तो विटामिन B12 दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है विटामिन B12 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका आप लोग करना चाहिए, विटामिन B12 का ना, किसका आप लोग को शिक्षा देना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, तो विटामिन B12 का। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से समझिए। एक नर्स शाकाहारी डाइट लेने वाले एक मरीज का आहार आकलन कर रही है, तो नर्स को कौन से विटामिन से समृद्ध खाद्य पदार्थ पर फोकस करते हुए आहारी शिक्षा देने की योजना बनानी चाहिए, तो विटामिन B12 पर आहारी शिक्षा देने की योजना बनानी चाहिए। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, लेकिन यहाँ पे बी दिया है तो सोच समझ के लगाइएगा, आप लोगों को इस तरह से भी एग्जाम में बना सकता है, इसलिए मैं ऑप्शन चेंज करवा करके टाइप करवाया हूँ। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए। पुराने दिनों में जब रेफ्रिजरेटर उपलब्ध नहीं थे, तो दूध को रखने खराब होने से बचाने हेतु दिन में 2 या 3 बार उबाला जाता था, इसका कारण बताइए, इसका कारण क्या था भाई। पुराने दिनों में जब रेफ्रिजरेटर यानी पुराने दिनों में, पुराने समय में जब फ्रीज नहीं था, उपलब्ध नहीं था, तो दूध को खराब होने से बचाने हेतु दिन में 2 से 3 बार उबाला जाता था, इसका कारण क्या है, तो मिल्क प्रोटीन कैक्सिन का विकृतीकरण, दुग्ध को दही में परिवर्तन करने वाले लैक्टोबैसिलस को मारना, ऑप्शन सी दिया दुग्ध का पाश्चुरीकरण करना, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 66 नंबर क्वेश्चन का। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले लैक्टोबैसिलस को मारना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध को जो फट जाता है, दही की तरह जम जाता है, उससे बचाने के लिए दूध को क्या किया जाता था, 2 से 3 बार गर्म किया जाता था पहले के जमाने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। अगर 66 नंबर क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमसे पूछिएगा। ऊतक की मरम्मत में मदद करने वाला पोषक तत्व है, ऊतक की मरम्मत में मदद करने वाला पोषक है तो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है। हमारा राइट आंसर क्या होगा 67 नंबर का, जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, चंद्रकला देवी जी, और कौन है भाई, अर्चना प्रजापति जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, विक्रम जायसवाल, और कौन है, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी। ऊतक की मरम्मत में मदद करने वाला पोषक तत्व है, तो ऊतक की मरम्मत करने ऊतक की मरम्मत को मदद करने में पोषक तत्व कौन सा है भाई, तो कौन सा होगा 67 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऊतक की मरम्मत में मदद करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो ऊतक की मरम्मत में पोषक तत्व कौन सा हो सकता है, तो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, कार्बोहाइड्रेट होगा, नहीं होगा, फैट नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 बाद क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 68 को कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट करें। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्या दिया है भाई, घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो घाव को भरने में जो विटामिन मदद करता है वो कौन करता है, विटामिन सी करता है ना, कौन करता है, विटामिन सी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन सी मदद करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो क्या थायमिन है, निकोटिनामाइड है, रेटिनाल है, पायरिडॉक्सिन है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा भाई, संगीता पटेल जी बताइए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा क्या होगा, रेटिनाल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, रेटिनाल। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। कोरसाकोप्स सिंड्रोम का कारण है, कोरसाकोप्स सिंड्रोम का कारण है, तो कोरसाकोप्स सिंड्रोम का कारण क्या है, थायमिन की कमी, पायरिडॉक्सिन की कमी, आयरन की कमी, राइबोफ्लेविन की कमी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 70 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, थायमिन की कमी। क्या हो जाएगा, थायमिन की कमी को कोरसाकोप्स सिंड्रोम का कारण है, तो थायमिन की कमी है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71 को
ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। कोलिसिस्टोकोकाइनिन है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेपाइड है, ऑप्शन डी दिया गैस्ट्रिन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बहन बाहर शोर शराबा हो रहा है, अगर आप लोगों को शोर शराबा बहन सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बहन मैं क्या करूँ, इन लोगों से परेशान हो गया हूँ ना, थोड़ा शोर शराबा हो रहा होगा। बहन मैं पूरा उसे ताकत लगा के बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई देना चाहिए। थोड़ा अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और इसको बताइए कि ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है। तो ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है भाई, तो कोलिसिस्टोकाइनिन है। क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72 को, क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा है भाई कि मानव में किन दो अस्थियों के मध्य गति होती है। मानव में किन दो अस्थियों के मध्य गति होती है। क्या पेल्विक पेल्विक ग्रिडल तथा फीमर, पेक्टोरल ग्रिडल तथा हामरस, ऑप्शन सी दिया खोपड़ी तथा एटलस वर्टिब्रा, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव में किन दो अस्थियों यानी कि मानव के किन दो हड्डियों के मध्य गति होती है। तो किन दो हड्डियों के मध्य गति होती है भाई। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 72 नंबर बताइए। तो पेल्विक ग्रिडल तथा फीमर में होती है, पेक्टोरल ग्रिडल तथा फार्मरस में होती है, खोपड़ी तथा मेटलस वर्टिब्रल में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़िए। क्या पूछा है, एटलस और एक्सिस के बीच किस प्रकार का गतिशील संधि है। एटलस और एक्सिस के बीच किस प्रकार की गतिशील संधि है। तो पिवोटल संधि है, हिंज संधि है, सैंडल संधि है, ग्लाइडिंग संधि है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, एटलस और एक्सिस के बीच किस प्रकार की गतिशील संधि है। तो एटलस और एक्सिस के बीच जो संधि है गतिशील, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पिवोटल संधि कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछा है, कोशिका का शक्ति गृह माना जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे माना जाता है, लाइसोसोम को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जी उपकरण को। क्वेश्चन में होमवर्क में दिया था, बताइए गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। कोशिका का शक्ति गृह माना जाता है, क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, ये तो जुबान पे होना चाहिए, तुरंत कमेंट आना चाहिए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी का, विभाजी सीमा देवी जी का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 74 नंबर का कोशिका शक्ति गृह माना जाता है। तो कोशिका शक्ति गृह क्यों माना जाता है भाई, 74 नंबर का, 74 नंबर का क्या होगा, कोशिका शक्ति गृह माना जाता है। तो किसको माना जाता है भाई, बताइए जल्दी से, किसको माना जाता है। 74 नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 को पढ़िए। क्या पूछा है, कौन सा अंग मध्य गर्भावस्था से पूर्व गर्भस्थ शिशु में हिमेटोपोसिस के लिए प्राथमिक स्थल है। क्या यकृत है, फुफ्फुस है, प्लीहा है, अस्थि है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। कौन सा अंग मध्य गर्भावस्था से पूर्व गर्भस्थ शिशु में हीमेटोपोइसिस के लिए प्राथमिक स्थल है। तो हीमोपोटोइसिस के लिए प्राथमिक स्थल कौन सा है, मध्य गर्भावस्था से पूर्व गर्भस्थ शिशु में हीमोपोटोइसिस के लिए प्राथमिक स्थल कौन सा है भाई। तो प्राथमिक स्थल क्या है, यकृत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछ रहा है कि मनुष्य में हाथ तथा कलाई की अस्थि के बीच की संधि को कहते हैं। मनुष्य में हाथ तथा कलाई अस्थि के बीच की संधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सैंडल संधि, हिंज संधि, पोविटल संधि, ग्लाइडिंग संधि। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मनुष्य में हाथ तथा कलाई अस्थि के बीच की संधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का, ऑप्शन नंबर ग्लाइडिंग संधि। क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग संधि। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइडिंग संधि। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 77। प्रोटीन संश्लेषण एक कार्य है। तो प्रोटीन संश्लेषण का एक कार्य क्या है, ग्लाजी उपकरण का, खुरदरी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, चिकनी एंडोप्लाज्म प्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। प्रोटीन संश्लेषण एक कार्य है। तो प्रोटीन संश्लेषण एक कार्य क्या है भाई, 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई। तो खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 77 नंबर हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिए, बंद सुनते चलिए, पढ़ते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। एंट्रियल नेट्रियोटिक कारक स्रावित होते
होता है। एंट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक स्रावित होता है। तो क्या ग्राफनी पुटिका गुहा से दो हृदय की अलिंद भित्ति से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दिया दोनों, ए तथा बी। देखिए बी यहाँ पे दे दिया है और सी यहाँ पे दिया है भाई, डी यहाँ पे दिया है, ए यहाँ पे दिया। बहुत ऊपर नीचे ऑप्शन बनाया गया है, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये बनाने का मतलब ये है कि आप लोग क्या रंगेगी उसको ध्यान दीजिएगा ना, रंगने का बात है यहाँ पे। आप लोग गलत ऊपर नीचे रंग देंगी वो भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एंट्रियल नेट्रिएटिक कारक एन एफ स्रावित होता है। तो क्या स्रावित होता है भाई? 78 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए ग्राफियन पुटिका गुहा से स्रावित होता है। और कहाँ से स्रावित होता है भाई बताइए? 78 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ स्रावित होता है, हमको तो नहीं लग रहा कि यहाँ स्रावित होता है। बताइए यहाँ से स्रावित होता है 78 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए इसमें 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ये सभी गलत हो जाएंगे। क्या होंगे? ये सभी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय की अलिंद भित्ति से होता है। क्या होता है? हृदय की अलिंद भित्ति से ना। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। क्वेश्चन देखते ही कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़िए उसको, कंफ्यूज होता है गलत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बार बार कंफ्यूज होंगी तो मारने का काम करेंगी। पूछा क्या? एट्रियल नेट्रिएटिक कारक स्रावित होता है तो हृदय के अलिंद की भित्ति स्रावित होता है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79। कमेंट कीजिएगा अब ना कि सर 79 क्यों बोल दिए, क्यों नहीं 79 बोले सर? हम लोग थोड़ा इंग्लैंड से आए हुए हैं, हम लोग को थोड़ा हिंदी उंदी नहीं समझ में आती है, तो आप 79 मत बोला कीजिए सर, आप इंग्लिश उसको बोला कीजिए ना, 79 बोला कीजिए। हम लोग को नहीं समझ में आता है ना। वाह भाई वाह, बहुत महान है बहन आप लोग, इतनी महान है कि मैं सोच नहीं सकता कि आप लोग कितनी महान है। आप लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए। ये 79 को अब 79 बोल दे रहा हूँ तो नहीं समझ में आ रहा कि सर 79 क्या होता है। इतना आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिए हैं। एरिथ्रोपोएटिन का कार्य है, एरिथ्रोपोएटिन का कार्य है। तो क्या कार्य? एरिथ्रोपोएसिस को प्रेरित करता है, एरिथ्रोपोएसिस को रोकता है, प्लेटलेट्स का निर्माण को रोकता है, प्लेटलेट्स निर्माण को उत्तेजित करता है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन का कार्य है। तो एरिथ्रोपोएटिन का कार्य क्या है भाई? क्या एरिथ्रोपोएसिस को प्रेरित करता है, एरिथ्रोपोएसिस को रोकता है, ये प्लेटलेट्स का निर्माण करता है, या प्लेटलेट्स के निर्माण को उत्तेजित करता है? राइट आंसर क्या होगा सभी बने कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर एरिथ्रोपोएसिस को प्रेरित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए क्या पूछा है? रुधिर में इस पदार्थ की कमी के कारण रुधिर का एडिमा हो सकता है। क्या एल्ब्यूमिन के, इलेक्ट्रोलाइटिस के, हार्मोन के, गैस के? राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। रुधिर में इस पदार्थ की कमी से यानी किस पदार्थ की कमी से शरीर का एडिमा हो सकता है? तो शरीर का एडिमा किस प्रकार की, किस पदार्थ की कमी से होता है भाई? तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन की। क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन की हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है? कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? तो कौन है भाई? मैक्रोफेज, टी कोशिका, NK कोशिका, न्यूट्रोफिल। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? तो कौन लेती हैं भाई? 81 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा भाई? NK कोशिका, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 82 भाई ना। जो एंटीजन एग्लूटिनेशन के समय ढीले और रोएदार प्लम्प बनाते हैं वह होते हैं। तो क्या होते हैं? डी प्रतिजन होते हैं, एफ प्रतिजन होते हैं, एच प्रतिजन होते हैं, या ए प्रतिजन होते हैं? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। जो एंटीजन ग्लूटिनेशन के समय, जो एंटीजन ग्लूटिनेशन के समय ढीले और रोएदार प्लम्प बनाते हैं वह होते हैं। तो क्या होते हैं भाई? तो वह होते हैं एच प्रतिजन होते हैं। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 मतलब कि 83, इतना तो आप लोग जान गए 83 को 83 कहते हैं भाई ना। RH एंटीजन है, एंटीजन बी, एंटीजन डी, एंटीजन ओ, एंटीजन ए। राइट आंसर क्या होगा? RH एंटीजन है। तो RH एंटीजन क्या है भाई? तो RH एंटीजन जो है एंटीजन डी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को पढ़िए। इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्तों में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी एक ऑप्शन को छोड़ करके सभी जो हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं भाई, प्लाज्मा प्रोटीन है ना। पूछा क्या है कि इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, तो सभी पाए जाने वाले रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन कौन है भाई, एक को छोड़ करके बताना। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एल्बुमिन भी पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है, लेकिन मायोसिन नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, तो सभी ये पाए जाते हैं। एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है, लेकिन मायोसिन नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 85। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी बहन खूब मेहनत कीजिए, पढ़ने में बहुत अच्छी है बहन। पहले तो आप जब कमेंट करती थी तो बहुत पढ़ने में अच्छी थी, फिर क्यों आप पीछे हो गई बहन, क्यों नहीं क्लास को अटेंड की बताइए। नौकरी पर मिल जाएगी तो आपको कितना अच्छा हो जाएगा, इस तरह से आप क्यों कर रही हैं। रूपा विश्वकर्मा जी, रश्मि सोम जी, आप कमेंट का जवाब क्यों नहीं देती हैं, क्लास में क्यों एब्सेंट है। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है भाई, इसको बता दीजिए। क्या हृदय को, यकृत को, पीलिया को, पित्ताशय को, तो किसे प्रभावित करता है पीलिया रोग भाई। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप हमको बताइए बीबाजी बहन बताइए, क्यों आपके भाई आपके फीस जो जमा करने के लिए मैं बोला था, तो आप गई जब फीस जमा करनी तो बोला कि आपकी फीस जमा हो गई है ना। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं सभी बहनों को बार बार कह रहा हूँ कि अपनी फीस को जा करके जमा कर लीजिए, एग्जाम आप लोग नहीं दे पाएंगी। जब आप फार्म भर रही थी ना, जब आप लोग फार्म भर रही थी, इस बात को समझ लीजिए, डेली मुझे बताना पड़ रहा है हमारी बहनों को। फार्म जब आप भर रही थी, फार्म भरते वक्त लगा था आपका 25 रुपये लिया था ना, 25 रुपये लिया होगा। ये फार्म का फीस 25 रुपये लिया होगा, 100 या 50 रुपये वो अपना चार्ज रखा होगा। कौन रखा होगा, जो साइबर कैफे वाला होगा। तो उस समय आपकी 25 रुपये जमा हुई थी। लेकिन बहन इस समय एग्जामिनेशन फीस लग रही है, मेन एग्जामिनेशन फीस ना, MEN, मेन एग्जामिनेशन फीस लग रही है, जो कि ओबीसी और जनरल वालों की फीस कितनी है, तो उनकी है 200 रुपये। ओबीसी और जनरल वालों की फीस है 200 रुपये, और SC और ST वालों की फीस है बहन 80 रुपये। तो अगर यह फीस अगर विभाजी बहन आप जमा की हैं तो जा करके ठीक है, अगर नहीं जमा की हैं तो या तो आप ओबीसी की हो या जनरल की हो तो 200 रुपये जमा कीजिए। अगर SC ST में आप पाती हैं बहन तो 80 रुपये जमा कर दीजिए। जो 25 रुपये जमा हुआ है उसको मत कहिए, कहेगा ना जाएंगी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को। आपकी तो फीस जमा है, आप अगर जमा किए हैं, अगर 200 रुपये जो भी बहने जमा कर लिए, 200 रुपये अगर जनरल से हैं तो 200 रुपये लगा है, तो 200 रुपये अगर जमा कर लिए तो ठीक है। अगर SC ST के हैं तो 80 रुपये जमा कर लिए तो ठीक है, और नहीं तो भाई अगर नहीं जमा किए आप लोग तो जमा जाके कर दीजिए। 25 रुपये नहीं जमा होगा, जमा करने में जब जाएंगी तो हमारा फीस जमा करना है। तो जब आप फार्म फिलअप करती तो फार्म फिलअप करते समय आप लोगों को एक स्लिप मिला होगा ना, स्लिप जब मिला होगा तो उसी स्लिप को लेकर जाएंगे, उसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप कहेंगे कि मेरा एनएम का UP SSC बोलेंगे तब होगा। उसको बोलेंगे UP SSC ना, एनएम का मेरा फीस जमा करना है भैया, जमा कर दीजिए। तो उसमें जब ऑप्शन खोलेगा तो भर रहे लोग तो गलत कर देंगे, तो उसमें एग्जामिनेशन फीस आपका दिखाएगा कि आपका जमा है। लेकिन उनसे बोलिएगा कि मुझे मेन एग्जामिनेशन फीस जमा करना है, मेन एग्जामिनेशन फीस जमा करना है। इसको बताइएगा मेन एग्जामिनेशन फीस कहाँ होगा, जहाँ पे आपकी फीस जमा दिखाएगी कि फीस जमा है, उसी के नीचे लिखा रहेगा एग्जामिनेशन फीस। एक जगह लिखेगा ऑप्शन में एग्जामिनेशन फीस लिखेगा, और एक जगह लिखेगा मेन एग्जामिनेशन फीस। तो आपकी एग्जामिनेशन फीस तो जमा है 25 रुपये, लेकिन जो 200 या 80 रुपये लगा है वो मेन एग्जामिनेशन फीस है। इसको गवर्नमेंट लगाइए। जो भी बहनें नहीं जमा किए भाई, मैं बार बार कर रहा हूँ, जा करके जमा कर दीजिए। वो आप साइबर वाले पर मत रहिए, उसको बोलिएगा भैया कि मेरा मेन एग्जामिनेशन फीस जमा करना है। वो तो पहले का जमा हुआ था 25 रुपये ना, लेकिन इसमें मेन जमा करना है। जा करके जमा कर लीजिए। सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ बार बार, एग्जाम नहीं दे पाएंगी। एक बात बीबा जी, हमको ये काम करके आप बताएंगे कि नहीं जमा हुआ है कि नहीं बहन। और आप लोग हमारे साथ पहले से जुड़ी हैं बहन, तो हमारी बहनों का फीस जमा ना हो, दिक्कत हो जाए तो एग्जाम ना दे पाएंगे, गलत बात है। जाके बोलिएगा कि एग्जामिनेशन फीस जमा करना है, समय आप लोगों का नहीं लेते हुए। शांति वाजपेयी जी बहन, आपके पिता के नाम में जो गलती हुई थी और क्या है कि आप जा करके स्कूल से अपना बनवा लीजिए, स्कूल से उसके पैड पे लिखवाइए कि आपका नाम, आप वही शांति वाजपेयी हैं, आपके पिता का नाम यही है, गलती से मिस्टेक हुआ है। एफिडेविट बनवाइए जल्दी से, नहीं तो गलत हो सकता है भाई, आपके
एग्जाम नहीं दे पाएंगी। एफिडेविट जा करके बनवा लीजिए ना, एफिडेविट बनवाइए, अभी अब टाइम नहीं है आपके पास, एफिडेविट बनवा कर रख लीजिए, समय नहीं पर मिलेगा, एग्जाम का प्रेशर हो जाएगा आपको ऊपर, तो एफिडेविट बनवाइए, वहाँ से जाके लिखवाइए, क्या कहते हैं स्कूल से अपने पैड पे जाकर के उससे लिखवाइए जहाँ से इंटर आप पास किए। एक काम कीजिए और आय जात निवास बनवा लीजिए, अपना पैन कार्ड सभी लोग रेडी रखें, आधार कार्ड रेडी रखें, फोटो खिंचवा करके रेडी रखें इस समय नए वाला। और एक काम और कीजिएगा, जो फोटो उस समय लगा था वो फोटो खोज लीजिए, कहीं ढूंढना न पड़ जाए, सब कुछ खोज करके रेडी रखा कीजिए ना। एग्जाम के समय आप लोगों को दौड़ धूप न करना, आराम से पढ़ते सब कुछ रेडी करके सबका फोटो कॉपी करा करके सब कुछ रखे रहिए, ठीक ना। चलिए आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन हो गया बन, आप लोगों का समय बहुत ले लिया, इतना समय लेता हूँ तो आप लोग कमेंट करती है ना कि सर इतना आप क्यों बकवास करते हैं, इसी में हम लोग को क्यों बताते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं क्या बताते हैं। तो ये बात है, आप सिर्फ क्वेश्चन कराया कीजिए, ज़्यादा बात मत किया कीजिए। इस तरह से कमेंट आता है बन, मैं भी क्या करूँ, आप ही लोगों के लिए बोलता हूँ और आप ही लोग उल्टा कमेंट कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। क्या टिप्सिन नहीं है, गैस्ट्रिन नहीं है, टाइलिन नहीं है, पेप्सिन नहीं है। राइट आंसर क्या होगा 86 नंबर का, सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 86 जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो एक पाचक एंजाइम नहीं है बताइए। तो 86 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, गैस्ट्रिन नहीं है। क्या होगा, गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सामूहिक प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है, ना ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ना ही सामूहिक प्रतिरक्षा। जब दो गलत हो गया तो उपरोक्त सभी कैसे होगा, ये भी गलत हो गया। कहा क्या जाता है कि संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है उसे कहा जाता है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन जो 87 के बाद 88 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 88, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। क्या विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी बहने कमेंट कर दे कि 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा बहन, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। बहन आपकी फीस जमा हुई कि नहीं जमा हुई, जाइन जमा हुई ये तो जाके जमा कीजिए। रश्मि सोम जी, बहन फीस लगी है इस समय, इसको ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि जो 25 रुपये आप लोग जमा कर दिए वही फीस है। फीस इस समय लगी है जनरल वालों की 200 रुपये, ओबीसी वालों की 200 रुपये, SC ST वालों की 80 रुपये। जा करके बोलेंगे कि मेरा मेन एग्जाम फीस जमा करना है तब जमा होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जमा कर लीजिए भाई सभी बहनें। क्यों आप लोग मुझे बार बार बोलने के लिए कहती हैं बताइए। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। क्या भाई, किसमें पाया जाता है, चावल में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा 88 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 को कहते हैं 89, बताइए 89 आप तो कह लेंगे ना। चलिए 89 कह दिया भाई, खुश है आप लोग। दांत का एनिमल किससे बना होता है, क्या कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम फास्फेट का। राइट आंसर क्या होगा, संगीता पटेल जी आप क्वेश्चन को किए हैं, होमवर्क में मैं दिया था, बताइए दांत का एनिमल किससे बना होता है भाई, तो दांत का एनिमल किससे बना होता है, अरे भाई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 90, डिओडेनम का भाग है, तो डिओडेनम का भाग क्या क्या, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दीजिए एकदम हवाई जहाज की तरह भाई। डिओडेनम का भाग है, तो डिओडेनम का भाग क्या है, तो डिओडेनम का भाग है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए, क्या दिया है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। क्या वृक्कीय शिरा, फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, यकृत शिरा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, 51 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, तो कौन सी शिरा है जो भाई फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, तो 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई जल्दी से बताइए। तो 91 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा। कौन सी शिरा, फुफ्फुस शिरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो कौन है, क्लोरोफिल है, मेलानिन है, रोडोप्सिन है या हीमोग्लोबिन है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी बहने कमेंट कर दे भाई
जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो क्या है श्वसन पिगमेंट भाई, तो यह है हीमोग्लोबिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए, क्या पूछा है। ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा एक्सपायर्ड एयर होती है, एक्सपायर्ड एयर होती है। ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा एक्सपायर्ड एयर होती है, तो एक्सपायर्ड एयर कितनी होती है भाई, क्या 10%, 0%, 10%, 12%, 16%। राइट आंसर क्या होगा भाई, 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। 93 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 93 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16% ना। ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा एक्सपायर्ड एयर होती है, तो 16% होती है। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन, चलिए मुंह श्वसन देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है। मुंह से अगर मुंह में श्वसन देते हैं तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है, 10%, 16%, 21%, 100%, बताइए। 94 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, मुंह से मुंह श्वास देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है भाई, तो मुंह से मुंह श्वास देने पर जो ऑक्सीजन मिलता है तो कितना मिलता है, 16% मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, चलिए 94 हो गया, क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 95 को, क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए, जो भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए संगीता पटेल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, क्या थाइमस होगा, यकृत होगा, अग्नाशय होगा, प्लीहा होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मैं आप लोगों को दिया था होमवर्क में क्वेश्चन, शांति वाजपेयी जी बहन याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति जी, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माटो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, प्रीति कुमारी, कानिका चौहान, साक्षी यादव, रध्या पंडित, इंदु कुमारी, नेहा तिवारी। बताइए संगीता पटेल जी, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा बहन, तो 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। क्या होगा, अग्नाशय। अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, अंतः फुफ्फुस स्पेस में रक्त का संग्रह है, अंतः फुफ्फुस स्पेस में रक्त का संग्रह है, क्या काइलोथेरेक्स है, तनाव न्यूमोथोरेक्स है, वातिलक्ष है, हीमोथोरेक्स है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, अंतः फुफ्फुस स्पेस में रक्त का संग्रह है, काइलोथोरेक्स है, तनाव न्यूमोथोरेक्स है, वातिलक्ष है, हीमोथोरेक्स है। हमारा राइट आंसर क्या होगा 96 नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, हीमोथोरेक्स है, क्या है, हीमोथोरेक्स। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 हो गया, क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 97, ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया, एनोक्सिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को कहा जाता है, यहाँ पे भरना है, तो क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है, या साइनोसिस कहा जाता है, या हाइपोक्सिया कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है भाई, तो हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 98, फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचय होना क्या कहा जाता है। देखिए शोर करने के लिए बहन ये लोग आ गए हैं, थोड़ा मोबाइल के अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, मैं परेशान हो गया हूँ बहन, क्या करूँ। इन लोगों को समझाते समझाते लोग क्या कहते हैं उसको ना, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कौन इन लोग से झगड़ा करेगा भाई, बताइए। इन लोगों से क्या जरूरत है भाई, हम अपनी बहनों को ही समझा लो कि बहन आप लोग अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लोग हमको परेशान करते हैं ना। देखिए शोर करने के लिए लोग आ गए, हमको तो शोर सुनाई दे रहा है बहन। अगर आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा होगा बहन, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल की वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 को कर दीजिए बहन। क्या पूछा है कि फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचय होना क्या कहा जाता है, क्या एम्फाइमा कहा जाता है, हेमोथोरेक्स कहा जाता है, नीमोथोरेक्स कहा जाता है, हाइड्रोथोरेक्स कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है 98 नंबर का, तो 98 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फाइमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 99 को, स्वर यंत्र का दूसरा नाम क्या है, स्वर यंत्र का दूसरा नाम क्या है, ग्रासनली है, ग्रसनी है, पेट है, गठनली है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, कंठनली, सॉरी कंठनली दिया है।
सौर यंत्र का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या होगा? सौर यंत्र का बहुत सोच समझ के दीजिएगा, तो मिलता जुलता आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, गलत नहीं होना चाहिए। 99 नंबर का इसका हो जाएगा कंठनली। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए बहन, जो जिन्होंने बिहार एनएम का फार्म भरी है आप लोग, तो जा करके एग्जाम देने जरूर जाइएगा, एग्जाम नहीं छोड़ना है भाई किसी को भी। संगीता पटेल जी ध्यान दीजिए, सीमा देवी जी, किसी भी बहन को एग्जाम नहीं छोड़ना है भाई, एग्जाम दे करके आइएगा, जरूर से जाइएगा एग्जाम देने के लिए। मेरी बात को मानिए, एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, यानी कंप्यूटर से होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, जाइएगा। नहीं दी है कभी एग्जाम तो दे करके समझिए तो किस तरह से पेपर पूछ रहा है, किस तरह से करना है, क्या करना है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम देने जाइएगा, सभी बहनें एग्जाम देने जाएंगी जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया है, ठीक ना। ये नहीं कि नहीं जाएंगे, ठंड पड़े, कुछ नहीं, कंबल उम्बल ओढ़ करके किसी भी तरह से बहन अपने भाई हस्बैंड किसी को लेकर के साथ में जाइएगा, जेंट्स को लेकर के साथ में जाइएगा, लेकिन एग्जाम देने जरूर जाइएगा, ठीक ना। एग्जाम दे करके हमको बताइएगा बहन कि एग्जाम का आप लोगों का हल क्या की थी, आप लोग पहले दे करके तो आइए, फिर हम लोग इसको तरबतार करेंगे इस क्वेश्चन, इस एग्जाम को, यूपी वाले एनएम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, यानी 100 का मतलब होता है 100 ना, 100 नहीं बोल पाता हूँ भाई ना, थोड़ा हमको हमारा अंग्रेजी कमजोर हो जाता है ना। 100 सर बोला कीजिए, क्यों बोलते हैं 100? नासिक का फड़फड़ाना का संकेत हो सकता है, तो क्या संकेत होता है? जन्मजात विसंगतियां, मायोनिस, चोट, श्वसन संकट। हमारा राइट आंसर क्या होगा? नासिका का फड़फड़ाना का संकेत हो सकता है। तो नासिका का फड़फड़ाना किसका संकेत हो सकता है भाई? तो नासिका का फड़फड़ाना जो होता है श्वसन संकट का संकेत हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ बहन? क्वेश्चन तो हम लोग 100 कर दिए ना, यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाएगा। क्या बहन? यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाएगा। और जिस भी बहन को रुकना है तो थोड़ा 2 मिनट समय दे दीजिए, नहीं तो जिसको जाना है वो जा सकती हैं भाई। क्लास को समाप्त कर दिया गया। 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया हूँ बहन। आप लोगों के 100 क्वेश्चन हम लोग कितने में किए हैं? 1 घंटे 34 मिनट में कर लिए लमसम। 1 घंटे 34 मिनट में हम लोग क्वेश्चन को किए हैं कितने? 100 क्वेश्चन को। कम समय में बहन मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एक बार ना। अभी आप लोग कहीं जाएंगे तो आप लोगों को 1 से 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि 1 घंटे 34 मिनट के अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, कहीं भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक ना। इसको आप लोग देखिएगा कि आप लोग को 1 घंटे 30 या 1 घंटे 34-35 मिनट में कहीं 100 क्वेश्चन मिला है? नहीं मिला है। तो हम लोगों को अगर, हाँ एक बात और देखिए, हम लोग बहन कितने क्वेश्चन किए? 100 क्वेश्चन किए हैं, ठीक ना। अगर आप लोगों को बहन हमारी स्पीड लग रही है कि बहुत तेज चल रहे हैं सर, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप बताइएगा, मैं स्लो करूंगा, ठीक ना। लेकिन आप लोगों के हिसाब से मैं चलूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा बहन। लेकिन इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के पास समय कम है, कम समय में मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं। और ज़्यादा क्वेश्चन देने का मतलब है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। सभी बहनों से मेरा कहना है, संगीता पटेल जी मेरी बात को मान लीजिए बहन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। जिस भी बहन को मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे साथ एग्जाम तक बने रहिए। इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा बहन कि एग्जाम को आप लोग करेक्ट कर जाएंगी। 1 से लेकर के 105 तक की क्लास को रिवीजन करते रहिए, मेरी बात को मानते चलिए। जो क्लासेस सुबह शाम मिल रही है उसको पढ़ते चलिए, एक बार 2 बार पढ़ते चलिए। कम समय में 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं ना, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। और देखिए, मैं आप लोगों को उतना क्वेश्चन दे दूंगा बहन जिससे आप लोग अपने एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। अभी तो हम लोग मैराथन थोड़ा थोड़ा शुरू किए ना है, हम लोग को तो मैराथन है ना। अभी आप लोगों को और क्वेश्चन मैं दूंगा, कैसे दूंगा, कहाँ से दूंगा, क्या करूंगा, टाइप करा के दूँ चाहे लिख करके दूँ, जैसे दूँ क्वेश्चन मैं दे दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं कह रहा था पहले से ना कि बहन 10 दिसंबर तक सारे क्लासों को पढ़ डालिए, 1 से लेकर के 105 तक के। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन हम लोग बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ा दिए, थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए ना। और आप लोगों से क्या करना था भाई, एनएम का जो एग्जाम फार्म भरे हैं बिहार का, वो जाएंगे पेपर देने के लिए। सब लोग अपने कागज पत्र को रेडी रखिए। जो भी बहनें अपनी फीस जमा नहीं की हैं यूपी एनएम का, वो फीस जाके जमा करें। मेन में बोलेंगे कि मेन एग्जाम फीस हमको जमा करनी है। मेन एग्जाम फीस जनरल ओबीसी वालों की कितनी लगी है? तो 200 रुपये लगी है भाई। 200 रुपये अगर जमा किए तो ठीक है। 80 रुपये SC ST वालों को लगी है, इसको जमा किए तो ठीक है। नहीं जमा किए तो जाकर के जमा कर लीजिए। सभी बहनें जमा कर लें। शांति वाजपेयी जी बहन अपना कागज पत्र आप रेडी रखिए। अगर आपकी फीस जमा हो गई है तो समझिए कि आप एग्जाम दे सकती है। नहीं, फीस जमा नहीं होती है तो आप एग्जाम नहीं दे पाती। अगर फीस जमा है तो ठीक है, नहीं जमा है तो जाके जमा कीजिए। सब कागज एफिडेविट जो है, यहाँ से प्रमाण पत्र सब तैयार करना, इस समय तैयार कर लीजिए। समय कम, समय आपके पास कम है। ठंडी कम पड़ी, ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी, दौड़ने धूपने में बहुत परेशानी होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। और खूब ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसको हमको जरूर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन टाइप करवा करके मैं लाया हूँ, क्या आप लोगों को साफ साफ दिख रहा था बहन? क्या इससे थोड़ा सा छोटा कर दूँ या इतना ही ठीक है? जितना होगा उतना आप लोग बताइएगा।
चलिए बहन, मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया हूँ, एक से लेकर के 100 क्वेश्चन कराया हूँ। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। 100 में सभी बहनें अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी बहन, आपको मारने का मन कर रहा है, आप लास्ट जाते जाते आपको मारने का मन कर रहा है। आप क्लास में कैसे आपका 65 नंबर आया था, 103 नंबर क्लास में कैसे 65 नंबर आया भाई? 100 में बहुत कम नंबर है, इसको ध्यान दीजिएगा। सभी बहनों का स्कोर अच्छा जा रहा है। सीमा देवी जी खूब मेहनत कीजिए, अच्छा स्कोर है, कोई घबराने की बात नहीं। चंद्रकला देवी जी अपना स्कोर बताइए, रश्मि सोम जी अपना स्कोर बताइए, और कौन है? प्रियंका साहनी जी अपना स्कोर बताइए। संगीता पटेल जी क्यों नहीं क्वेश्चनों का जवाब देती है भाई? जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसका कमेंट क्यों नहीं करती हैं, बताइए। चलिए बहन, मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास अगर आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा ना, और पढ़ने लिखने वाले लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक। कितना काम कीजिएगा। मैं आप लोगों से क्या मांग करता हूँ बहन कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर कर दीजिए। इतना तो आप लोग कर सकती हैं। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए बहन, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है। जैसे ही बहन आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, कैसे जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगी, ठीक ना। जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, ये भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है बहन। चलिए, क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो बहन तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से बहन मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, अंदर से बहुत मोटिवेट होता हूँ। अगर आप लोग बैड बैड कमेंट कर देती हैं तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। पेन कापी उठा करके आप लोगों के लिए रात रात भर में क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, आप लोग बैड कमेंट करके चली जाती हैं। अगर आप लोग को हमारी क्लास बहन अच्छी नहीं लग रही है तो मैं तो कहता हूँ कि बहन हमारी क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग चले जाइए छोड़ करके, लेकिन बैड कमेंट क्यों करती हैं आप लोग? क्लास जिससे भी एक अक्षर सीखा जाता है उसका थोड़ा बहुत तो सम्मान किया ही जाता है, लेकिन आप लोग इतना भी नहीं कर रही हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन जिस भी बहन को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बहन कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी बहनों की हमारी क्लास पसंद आ रही है। क्लास पसंद आई होगी तब कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगी तो कोई बात नहीं बहन। चलिए बहन, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।